हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में वैसे बेसिकली दो टॉपिक्स थे, पर मैंने सोचा एक ही वीडियो में इनको कवर करते हैं। आपस में काफ़ी अच्छा रिलेशन इन दोनों टॉपिक्स का। फर्स्ट टॉपिक क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले काफ़ी महीनों से इंटरेस्ट रेट हाइक करा था। सिंपली अगर आपको बताऊं, ब्याज दरें बढ़ाई जा रही थी ताकि जो बैंक्स हैं वो और ज़्यादा पैसा आरबीआई से उधार पे ना लें। मतलब बैंकों के पास पैसे की कमी हो, बैंकों के पास पैसे की कमी होगी तो बैंक आगे लोन नहीं देंगे, तो मतलब कंट्री में लिक्विडिटी की कमी होगी। कंट्री में लिक्विडिटी की कमी कब की जाती है? जब इन्फ्लेशन बढ़ रही हो। तो दुनिया में हर कंट्री अपने यहाँ लिक्विड मतलब एक तरह से पैसे की अवेलेबिलिटी, कैश अवेलेबिलिटी कम कर रही है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, महंगाई कंट्रोल करने के लिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि देखो, हम काफी टाइम से ऐसा कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या महंगाई कंट्रोल में आ रही है, तो अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और अभी हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे। मतलब अभी हो सकता है आरबीआई चाह रहा है कि थोड़ी लिक्विडिटी की जो कमी है ना वो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो, ठीक है, आगे फिर देखेंगे। और आपको एक चीज़ पता है, अगर आप ना लिक्विडिटी कम करोगे, कैश की अवेलेबिलिटी कम करोगे, उससे महंगाई तो कंट्रोल में आ सकती है पर ग्रोथ भी नीचे जाएगी। और कहीं ना कहीं रिसेंट आईएमएफ का जो डाटा आया तो उन्होंने बोला फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया की ग्रोथ रहेगी 5.9 पर, पहले उन्होंने 6.1 बोला था, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं कि कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि इतना ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, लिक्विडिटी कम करने से इन्फ्लेशन की तरफ तो हम फोकस देते रहे, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा लिक्विडिटी कम करने की वजह से जो ग्रोथ है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही। इसी को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आरबीआई डिसीजन, तो शक्तिकांता दास जी जो, क्योंकि आरबीआई को इस टाइम पे हेड करे और कहीं ना कहीं जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। वैसे तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी की प्रॉपर कमेटी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी का ये काम होता है कि कंट्री में कितनी लिक्विडिटी रिलीज करनी है, कितनी नहीं रिलीज करनी, वो सब डिसाइड करना। कैश अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा कितनी कम, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट है कि कैश अवेलेबिलिटी कम ज़्यादा कैसे होती है। देखो सिंपल, सबसे ज़्यादा पैसा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। उससे पैसा जाता है कमर्शियल बैंक्स के पास। कमर्शियल बैंक आप समझते हो ना, जैसे जिनसे हम लोग लोन वगैरह लेते हैं। तो आरबीआई से पैसा जाता है कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक से जो पैसा है वो आपके इस यहाँ लिख देता हूँ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी में वो पैसा आ रहा है, ठीक है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सस्ती ब्याज दरों पे लोन मिलेगा तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा लेंगे। अगर कमर्शियल बैंक को सस्ती ब्याज दरों पे लोन मिल गया तो वो हमको भी ज़्यादा लोन देंगे, तो कंट्री में पैसा ज़्यादा आएगा। अब ये सस्ती ब्याज दरें मतलब रेपो रेट। अगर रेपो रेट आप लोग रखोगे कम, ठीक है, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेते हैं। अगर रेपो रेट नीचे रहेगा, कमर्शियल बैंक को इजीली पैसा मिलेगा, सस्ते में पैसा मिलेगा, वही हमको पब्लिक को आगे जाके लोन दे देंगे। अगर रेपो रेट बढ़ता रहेगा, कमर्शियल बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा आरबीआई से। अगर महंगा लोन मिलेगा तो या तो वो लेंगे नहीं लोन, अगर वो महंगा लोन लेंगे तो हमको भी महंगा देंगे। लोग कोई भी महंगा लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहता। तो रेपो रेट, इस रेट को कम या ज्यादा करने से फाइनली आपने ये देखा, कंट्री में लिक्विडिटी या सिंपली कैश की अवेलेबिलिटी कम या ज्यादा की जा सकती है। कैश की अवेलेबिलिटी ज्यादा कब करनी होती है? जब आपको ग्रोथ चाहिए। कम कब करनी होती है? जब आपको इन्फ्लेशन चाहिए। अब आप बोलोगे कि फिर ऐसा कुछ करो कि ग्रोथ भी आती रहे और इन्फ्लेशन भी ना है, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं। अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना तो साथ में महंगाई भी आएगी नॉर्मल सिचुएशन में। अगर महंगाई कंट्रोल करने के लिए महंगाई को नीचे लाओगे तो ग्रोथ में भी फर्क आएगा। पिछले काफी महीनों से हम लोग महंगाई पे फोकस करें और उस चक्कर में ऐसा हो गया कि ग्रोथ भी हमारी थोड़ी बहुत नीचे आ चुकी है, ठीक है, समझते। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको मतलब आरबीआई के जो गवर्नर है वही हेड करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि काफ़ी मंथ से हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं, स्पेसिफिकली रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं। अभी कुछ टाइम के लिए और नहीं बढ़ाएंगे, अभी जहां पर है वहां रोकते हैं और देखते हैं कि अब तक जितना हमने बढ़ाया उससे क्या मिला, कुछ मतलब फायदा भी हुआ, ठीक है। मई 2021, तो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 2 साल, अगर ना भी बोले तो मतलब ऐसे तो कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2 साल से हमारी कंट्री में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, रेपो रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। इससे कह सकते हो आप कि 2 साल से एक ऐसी सिचुएशन है कंट्री में कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आरबीआई लगातार जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको यहाँ पर बढ़ा रहा है। और क्यों आरबीआई बढ़ा रहा है? देखो उनके पीछे भी रीज़न है। हमारी कंट्री में हमने बोला हुआ है कि महंगाई है ना, जो इन्फ्लेशन, वो 4% रहनी चाहिए, पर इसमें +-2 चल जाता है। +-2 इसमें अलाउड है, मतलब 2 से 6% तक महंगाई रहनी चाहिए। देखो 2 तो बहुत ही कम है, इतनी महंगाई इंडिया में इतनी कम तो होती नहीं, हाँ बढ़ जाती है। 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट तो 7% से 7.5% पहुंचा, ठीक है। अब हुआ क्या, कोविड के बाद दुनिया में एकदम बहुत सारी कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ी, इंडिया में भी बढ़ी। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। इंडिया में इन्फ्लेशन का जो डाटा था वो 6% को क्रॉस कर गया। तो आरबीआई ने तब से ध्यान दिया
कि अब इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया। लिक्विडिटी कम करो, कैश अवेलेबिलिटी कम करो, और उसके लिए रेपो रेट जो था उसको बढ़ाना पड़ा, इंटरेस्ट रेट्स इन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिए। पर आपको एक बात बताऊं, अभी तक भी जो इन्फ्लेशन है ना वो 6% से नीचे नहीं है। जो सबसे रीसेंट डाटा है जनवरी या फेब 2023 का इन्फ्लेशन था 6.5%, 6.4%। तो मतलब इतना कुछ करने के बाद भी जो इन्फ्लेशन नीचे नहीं आई, कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। उसी प्रॉब्लम के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की गई है। आरबीआई ने बोला कि देखो अभी के लिए हम पता है क्यों और ज़्यादा रेपो रेट्स नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि एक तो बहुत सारे रीज़न है। एक तो इसकी वजह से ग्रोथ भी हैम्पर हो रही है। दूसरा उन्होंने बोला कि अब तक जितना हमने बढ़ाया उससे देखें क्या हमको अचीव हुआ। तीसरा उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताई, उन्होंने बोला कि देखो जब तो ना इन्फ्लेशन महंगाई कंट्री के अंदर से आती है, मतलब कंट्री के अंदर से महंगाई आती है, तब तो ये सब चीज़ें काम कर जाती है, रेपो रेट बढ़ाओ महंगाई थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है। अगर आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं लगती कि कंट्री में लिक्विडिटी कम करने से महंगाई कैसे कंट्रोल में आती है, तो बड़ा सिंपल चीज़ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा तो कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा लोन नहीं मिला, कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा लोन नहीं मिला तो उन्होंने मार्केट में ज़्यादा लोन रिलीज़ नहीं किया। अगर मार्केट में ज़्यादा लोन नहीं रिलीज़ किया तो मार्केट में पैसे की कमी है। अगर मार्केट में पैसे की कमी है तो लोग मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं खर्चेंगे। अगर लोग ज़्यादा पैसा नहीं खर्चेंगे तो मार्केट वालों का सामान नहीं बिकेगा। अगर उनका सामान नहीं बिका तो वो उस टाइम पे कभी भी रेट बढ़ाएंगे नहीं, उल्टा कम जरूर करेंगे कि हमारा सामान बिके। आप समझ रहे हो, ये एक पूरी चेन है जिसको अगर आप ठीक से फॉलो करो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होनी चाहिए। हमारे यहाँ अभी भी आप कह सकते हो उतनी कंट्रोल नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि आरबीआई ने बोला इंडिया में ना महंगाई एक और रीज़न की वजह से भी आ रही है, एक्सटर्नल रीजंस। दुनिया में जो वॉर की सिचुएशन है, कच्चा तेल बहुत महंगा हो रहा है, डॉलर बहुत तेजी से बढ़ा, ये सब भी रीज़न है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ अपने रेपो रेट पे ही जोर लगाते रहेंगे कि नहीं और बढ़ा दो और बढ़ा दो, इससे महंगाई तो शायद ना कंट्रोल में आए, हमारी ग्रोथ गिर जाएगी। अगर आपको ये जानना है रेपो रेट बढ़ाने से ग्रोथ कैसे गिरती है, तो रेपो रेट बढ़ाओगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंकों के पास नहीं जाएगा। पैसा कमर्शियल बैंकों के पास नहीं गया तो आगे लोगों को पैसा नहीं देंगे। अगर लोगों के पास ज़्यादा लोन्स वगैरह नहीं आए तो किसी ने गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, फैक्ट्री शुरू करनी है, वो सब नहीं हो पाएगा। ये सभी तो चीज़ें जिससे कंट्री में ग्रोथ आती है। आई होप आप ये बहुत ही की मतलब छोटी छोटी चीज़ें पर इनको ध्यान से समझो ना, तब आपको ये चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आती है। अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि चलो हमने बोला इंडिया में महंगाई 6, 6.5, 7% पहुंच गई। आपको पता है महंगाई भी हम दो तरह से देखते हैं, एक कंज्यूमर लेवल पे होती है, एक होलसेल लेवल पे होती है। ज़्यादा फोकस हम जो है यहाँ पे जो कंज्यूमर लेवल की महंगाई है उसी पे देते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक चीज़ देखें कि दुनिया में, ठीक है, बाकी जो दुनिया है वहाँ पर इन्फ्लेशन का क्या हाल है, जैसे कुछ कुछ कंट्रीज़ का तो एग्जांपल बहुत ही अमेजिंग है। वेनेजुला में इन्फ्लेशन 200% के आसपास है, अर्जेंटीना में 76% के आसपास, यूरोप में कुछ कुछ कंट्री 10, 11, 12% के आसपास, मंगोलिया में 12% के आसपास, कजाकिस्तान में 11% के आसपास, यूएसए 3.5% पे है, स्पेन 4%, फ्रांस 4%, यूके 9% के आसपास। पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो डेवलप कंट्रीज़ है ना वो ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ नहीं देती है। डेवलप कंट्रीज़ की जीडीपी की ग्रोथ तो कुछ आती नहीं। अगर आप जीडीपी की ग्रोथ नहीं दे रहे तो आप महंगाई भी नहीं सह सकते। बड़ा सिंपल है, मतलब यूएसए के लिए 3.5% इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्रोथ तो उनकी 1.5%, 1% के आसपास है। इंडिया 6.5, 7% की ग्रोथ देता है तो हम जाके 6% की इन्फ्लेशन सह सकते हैं। तो अगर आप ग्रो कर रहे हो इकोनॉमिकली तो आप इन्फ्लेशन सह लोगे। ग्रो नहीं कर रहे और फिर भी इन्फ्लेशन आई, ये बहुत डेंजरस है आपके लिए, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझे। अब जो IMF है वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में शुरू हुआ ना 23-24, इस फाइनेंशियल ईयर में पहले वो कह रहे थे कि इंडिया ना 6.1% जीडीपी ग्रोथ के आसपास ग्रो करेगा और हम 6.1% पे हम दुनिया की बड़ी इकॉनमीज हैं, सबसे तेज ग्रो करने वाली इकॉनमी होते हैं। पर अब वो कह रहे हैं कि नहीं 6.1 नहीं, हमको ऐसा लग रहा है 5.9% से इंडिया ग्रो करेगा। अभी भी हम लोग सबसे तेज ग्रो करेंगे, पर इन्होंने कमी क्यों लाई, कुछ रीजंस पता है। इन्होंने भी बोला एक्सटर्नल रीजन, इंटरनल रीजन। इनके इंटरनल रीजंस में से एक रीजन है रेपो रेट का बढ़ना, जिससे कंट्री में लिक्विडिटी की कमी है और बहुत ज़्यादा पैसा अवेलेबल नहीं है और काफ़ी सारे बिजनेसेस को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो 6.1% इन्होंने पहले बोला था, अब इन्होंने कर दिया 5.9%। फिर भी 5.9% होने के बाद भी बड़ी इकॉनमीज में इंडिया ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी रहेगा। अगर हम IMF का अगले साल का डाटा देखें 24-25 में हम लोग 6.3 से ग्रो करेंगे। पहले उन्होंने 6.8 बोला था, उसमें भी इन्होंने थोड़ी सी कमी लाई है। मैं कहूँगा कि इसके लिए तो अभी बहुत अर्ली है, ये तो इस पर भी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं है 24-25 में क्या होगा, वो तो काफ़ी आगे की बात होगी, ठीक है। RBI अगर देखो, RBI अभी भी 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर उसमें RBI अभी भी 6.4% ही कह रहा है। ये लोग 5.9 पे आगे। देखते हैं कि RBI अपना डाटा कम करता है
या ये आगे जाके अपना डाटा बढ़ाते हैं। अभी तो शुरू हुआ है फाइनेंशियली, 23-24 फाइनेंशियल तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, अभी तो ऑलमोस्ट 11.5 महीने पड़े, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा एक और चीज दिखाने के लिए कि देखो दुनिया में कौन सी कंट्रीज हैं जिनका जीडीपी ग्रोथ 6% से ज्यादा। तो आपको ये जो ग्रीन या डार्क ग्रीन कंट्रीज मिलेंगी अच्छा कर रही हैं, लाइट ग्रीन वाली कंट्रीज बहुत अच्छा नहीं करी, और येलो वाली कंट्रीज का तो काफी बुरा हाल है। तो आप देखो यूरोप में तो सिचुएशन नेगेटिव ग्रोथ वाली हुई पड़ी है, ठीक है। और अगर आप देखो नॉर्थ अमेरिका भी ठीक है, इतना ज्यादा ग्रो ये कभी भी नहीं करते। अफ्रीका में आप कहोगे कुछ कुछ कंट्रीज तो डार्क ग्रीन है, मतलब वो इंडिया से भी बेटर कर रही हैं, परसेंटेज में कर रही हैं, पर उनका इकोनॉमी का साइज इंडिया के मुकाबले बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और ये कई बार 30th 40th 50th लार्जेस्ट, तो उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंडिया की एक एक स्टेट भी कई बार इन 2-3 कंट्रीज के मुकाबले, जितनी एक स्टेट की इकोनॉमी उतनी इन 2-3 कंट्रीज की इकोनॉमी होती है, तो इनसे कंपेयर कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया की इन्फ्लेशन भी हम कह लें कि बहुत ज्यादा इस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कंट्रोल में आ जाएगी धीरे धीरे, और ग्रोथ भी हमारी अच्छी है। तो मतलब आप कह सकते हो कि एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट हुई है इंडिया के लिए। सिचुएशन ही बोलेंगे, एक अच्छा सर्कमस्टांस, एक अच्छा फ्लो इंडिया के लिए इस टाइम पे है। अगर इंडिया इस फ्लो में और थोड़ा जोर लगाए, गवर्नमेंट और सपोर्ट करे, बिजनेसेस को और सपोर्ट करे, स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को, और हमारी ग्रोथ परसेंटेज आने वाले सालों में 7, 8, 9% पे पहुंचे ना स्टूडेंट्स, तब इंडिया अगले 15 से 20 से 30 सालों में जो टारगेट्स हैं डेवलप होने के, पॉवर्टी खत्म करने के, वो सारे टारगेट्स इंडिया पूरे कर सकता है अगर चीज़ें ठीक रहें, इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में रहे, ग्रोथ जितना 10% के पास जा सकती है चली जाए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक्स और आपस में उनका क्या रिलेशन है वो समझाने की कोशिश करी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे ऐसी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।